पिछली वीडियो में हमने बात किया था किससे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, आज हम बात करेंगे मृदा। मृदा से अनेकों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृदा यानी मिट्टी से, किससे? मिट्टी से। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पूछेगा लेटेराइट और काली मिट्टी में अंतर बताओ। लेटेराइट और काली मिट्टी में अंतर बताओ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताओ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर बताओ। यानी कि हमेशा अगर मिट्टी से क्वेश्चन पूछेगा तो अंतर ही पूछता है। क्या पूछता है? अंतर। तो यहाँ पे आप सभी मिट्टी के बारे में जान लीजिए। कई मिट्टी और भी होती हैं, जैसे लवणीय मिट्टी हो गई, वनीय मिट्टी हो गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा जितना जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट है, और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल इसी में से पूछता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक बांगर होता है और एक कौन सा होता है? खादर होता है। एक बांगर और एक खादर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो बता देंगे हम। ठीक है, चलिए मृदा के बारे में जानते हैं। तो मृदा आप जानते हो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जो है वो क्या है? पूरा मृदा यानी कि मिट्टी है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी, यानी कि मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा। इसके अनेकों प्रकार है, जिसमें से हम निम्नलिखित प्रकार लिख रखे हैं। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी जल से बना है। किससे बना है? जल से। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। अब तुम कहोगे ये कैसे सर जी? तो हम आपको बता दें, जब नदी आता है, नदी जो बाढ़ आता है, बाढ़, कई बार तुम लोग यहाँ भी बाढ़ आ जाता है, जैसे चौर में बाढ़ आ जाता है, पानी आता है कि नहीं आता है? जब बाढ़ आता है तो बाढ़ जब आता है तो बाढ़ का पानी जब घुसता है घरों, क्या कहते हैं, वहां पे जहाँ आता है, तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी लेकर आता है और मिट्टी को वहीं छोड़ के वापस चला जाता है। तो खेत जो होती है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। अब बांगर कैसे हो जाता है तो उसके बारे में देखो। अब नदी पानी पानी आया नदी का और मिट्टी को उपजाऊ करके चला गया, तो उस मिट्टी को हम कहते हैं खादर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? वो मिट्टी जो रहता है वो जलोढ़ मिट्टी ही है, पर जलोढ़ मिट्टी में कौन सा मिट्टी है? खादर मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? खादर मिट्टी। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि बाढ़ जब आता है, अभी इधर जाओगे बिहार की तरफ, बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्या बनी रहती है। तो जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आएगा और तुरंत चला गया, बाढ़ आएगा, बाढ़ का पानी चढ़ा और तुरंत चला गया, तो उसको जलोढ़ मिट्टी नहीं कहेंगे हम। उसे कहेंगे जब बाढ़ का पानी आए और कुछ दिनों तक रुके और फिर से चला जाए, तो उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में भी कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। यानी वहां पे हर साल पानी आता है। ठीक है, और बांगर किसे कहेंगे? कई वर्ष पहले उस जगह पे बाढ़ आया हो, कोई सा जगह है वहां पे बाढ़ आया हो और वो बाढ़ का पानी वहां से चला गया और दोबारा कभी बाढ़ ना आया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। वो भी कभी ना कभी खादर था, पर इस समय क्या हो गया है? बांगर हो गया। बांदर नहीं, बांगर। क्या हो गया? बांगर। ठीक है, तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? जल द्वारा, यानी कि नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से। नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का के द्वारा किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण यानी कि जल, समझ में आ रहा है? यानी नदियां जब पानी आएगा, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का निर्माण, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से किस मिट्टी का निर्माण होगा? जलोढ़ मिट्टी का। वहीं काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी ज्वालामुखी से उत्पन्न जो मेग्मा निकलता है, जो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसे जो मेग्मा निकलता है, लावा जो निकलता है, वो जब ठंडा होता है तो काले रंग का हो जाता है। किस रंग का होता है? काले रंग का। और घर्षण की वजह से उसके ऊपर से, जैसे अब तुम ले लो, दो पत्थर ले लो, क्या ले? दो पत्थर को आपस में ऐसे खूब रगड़ोगे ना तो नीचे भुरभुरा नियर गिरेगा। दो ईंटा रगड़ो ना, दो ईंटा रगड़ोगे तो भुरभुरा नियर गिरेगा कि नहीं? तो ऐसे ही जब मेग्मा निकलता है, मेग्मा जब ठंडा हो जाता है तो किस रंग का हो जाता है? काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का। और वो काला रंग आपस में घर्षण की वजह से एक मिट्टी का निर्माण कर देते हैं, जिस मिट्टी का नाम क्या है? काली मिट्टी। ज्यादा करके ज्वालामुखी कहाँ भड़केगा? ज्यादा करके ज्वालामुखी वहीं भड़केगा जहां पृथ्वी की गहराई, मैंने जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी पूरा मेग्मा पूरा भरा हुआ, तो पृथ्वी के अंदर तक गड्ढा हो। अब कहने का मतलब क्या है? जैसे समुद्र हो गया, समुद्र में ज्वालामुखी होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो ऊंचा है, पर वहां पे क्या है? पूरा गहरा है। तो वहां से पृथ्वी के आंतरिक स्थिति, आंतरिक अंदर तक जाने का रास्ता जो होगा, जगह जो होगा, कम पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा ब्लास्ट कहाँ होगा? समुद्र के किनारे। तो आप देखोगे तो महाराष्ट्र कहाँ है? समुद्र के किनारे। गुजरात कहाँ है? समुद्र के किनारे। तो जब भी ब्लास्ट होता है तो सारा मेग्मा किस साइड आ जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ। बहुत पहले हुआ होगा,
अब नहीं होता है। अब तो कहाँ कहाँ होता है केवल अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पे ही 2 ज्वालामुखी और कहीं ज्वालामुखी भारत में नहीं है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के फटने के द्वारा जो मेग्मा निकलता है उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। ज्वालामुखी के मेग्मा द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? ज्वालामुखी के लावा द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। तो आपसे कोई भी काली मिट्टी पूछेगा तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी के फटने से। ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से और उससे निकले मेग्मा से किस मिट्टी का निर्माण हो गया? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का हो गया। किस मिट्टी का? काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हम बताएं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी। ज्वालामुखी द्वारा फटी गई मिट्टी द्वारा बनाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी। समझ में आ गया? उसके बाद लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो दक्कन का पठार है जो कि झारखंड और के एरिया में पड़ता है। दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार जो है ना, दक्कन के पठार में कम बारिश होती है। क्या होती है? कम बारिश, जिससे एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है जिसे हम लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी। दक्कन के पठार में किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल और पीली मिट्टी का। दक्कन के पठार में किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। पीला को क्या में ढक दिया जाए? ढकना में। ढकना में किसको ढक दिए? पीला को। यानी लाल और पीला मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? काली मिट्टी का। ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा निकले गए मेग्मा के द्वारा। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। अब लेटेराइट मिट्टी की बात करें। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण होता है। जहां खूब ज्यादा बरखा हो, बरखा मतलब बारिश, जहां खूब ज्यादा बारिश हो वहां पे किस मिट्टी का निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और सबसे ज्यादा भारत में बारिश कहाँ होती है? मेघालय में, केरल में जब मानसून आता है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? केरल में होता है। कर्नाटक में होता है। इधर से मानसून वापस जाता है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएंगी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जलोढ़ मिट्टी किससे बना? नदियों द्वारा लाने। काली मिट्टी किससे बना? ज्वालामुखी फटने से। लाल और पीली मिट्टी किससे बना? दक्कन के पठार में कम बारिश होने के कारण। लेटेराइट मिट्टी किससे बना? अधिक बारिश होने के कारण। ठीक है, सर्वाधिक बारिश होने के कारण किस मिट्टी का निर्माण हुआ? लेटेराइट मिट्टी। साथ में मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थल मिट्टी का तो निर्माण ही छोड़ो। मरुस्थल मिट्टी मानी कि मरुस्थल मतलब जो स्थल मर गया हो, जो स्थल किसी काम का ना हो, जो भूमि किसी काम का ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल। राजस्थान में जिसे रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान। वो तो पहले से ही नेचर द्वारा बनाया गया है। तो वो रेगिस्तान जो है पूरे भारत पे कितना परसेंट है? 4%। कितना परसेंट है? 4% है। कितना परसेंट है? 4%। समझ में आ गया? आपको पांचों का फटाफट एक बार रिवीजन कीजिए कि किससे किससे निर्माण होता है। नदी द्वारा निर्माण कौन सी मिट्टी होती है? नदी द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, भारी वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी। भारी वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी। भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा के कारण और कम बारिश और दक्कन पठार के लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। मरुस्थल कितने परसेंट है? 4%। पूरे भारत में कितना परसेंट है? 4%। ये तो हमने सीख लिया निर्माण, सब नदियों का निर्माण कैसे, सब मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ। समझ में आ गया? तो अगर कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताओ, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताओ, आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, आप बताइए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है, जबकि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण होता है। अंतर हुआ? एक अंतर हुआ और दूसरा फर्क जाते हैं। ठीक है, अब देखो जलोढ़ मिट्टी किधर फैला हुआ है? तो उत्तर भारत की तरफ, जिधर ज्यादा नदियां रहेंगे उधर ही तो होगा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मिट्टी। और ये सबसे ज्यादा किस साइड है? उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि उत्तर भारत की तरफ, यानी उत्तर का विशाल मैदान कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब एरिया क्या कहते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? उत्तर के विशाल मैदान में। समझ में आ गया? जलोढ़ मिट्टी की सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? उत्तर के, यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तारित मैंने पूरा कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर के विशाल मैदान में। ठीक है, काली मिट्टी बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में।
क्योंकि समुद्र के किनारे है, और कभी ना कभी उस समुद्र के किनारे, उस समुद्र में कभी ना कभी कई वर्षों पहले ज्वालामुखी फटा होगा और उसमें पूरा मैग्मा आके महाराष्ट्र और गुजरात में गिरा होगा, और वो धीरे धीरे घसने के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण हो गया? काली मिट्टी का। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात, समझ में आ गया? यानी कि उत्तर भारत की तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। अभी तुम्हारे यहाँ कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ गया ना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु। लेटेराइट मिट्टी जहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो वहीं पाई जाएगी। तो मेघालय, केरल और कर्नाटक। जब मानसून आता है तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। जब मानसून आता है तो सबसे, जैसे बरखे का दिन आता है ना, तो क्या कहते हैं? भादो, भादो कहते हैं ना। तो भादो स्टार्ट होने लगता है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले बरखा कहाँ होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में। उसके बाद कहाँ होता है? मेघालय में। कहाँ होता है? मेघालय। और जब मानसून वापस जाता है ठंडी के सीजन में, जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास बारिश होता है ना, जब मानसून वापस जाता है तो सबसे ज्यादा कहाँ बारिश होता है? कर्नाटक में। कहाँ जाता है? कर्नाटक में। कोई दिक्कत? तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाएगा? मेघालय, केरल और कर्नाटक। मेघालय, केरल, कर्नाटक। मेघालय, केरल, कर्नाटक। अब मरुस्थल आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। अगर हमने क्वेश्चन पूछा लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में कोई दो अंतर बताओ, बता दोगे? लाल मिट्टी, सॉरी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में कोई दो अंतर बताओ। बताओ, इस तरह बोलेंगे। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के फटने के द्वारा निकले मैग्मा से हुआ है, जबकि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक बारिश के कारण हुआ है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा बोलोगे, काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, जबकि लेटेराइट मिट्टी मेघालय, केरल और कर्नाटक में पाई जाती है। समझ आ गया? दो अंतर हो गया। दो अंतर किसी का भी लिख दोगे कि नहीं? जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के दो अंतर बताओ फटाक से। जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टी का दो अंतर बताओ फटाक से। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जबकि अधिकतर बारिश हो, जहाँ भारी वर्षा होती है वहां पे जो मिट्टी बनी वहां कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट। जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान में फैला हुआ है, जबकि लेटेराइट मिट्टी मेघालय, केरल और कर्नाटक में। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब देखेंगे हम सबसे ज्यादा फसल किस किस में, कौन सी मिट्टी में होता है। जलोढ़ मिट्टी, देखो आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं, जौ, चना और चावल, ये सब ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? कौन कौन सा? गेहूं, जौ, चना, चावल। गेहूं, जौ, चना, चावल। अब देखो, जो काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास। ओनली कपास की खेती। किसकी खेती? कपास की। क्यों कपास की खेती? क्योंकि इसका जो मिट्टी होता है, ये जो काले रंग की जो मिट्टी है, ये मिट्टी में जो पानी पड़ता है ना, तो फूल के भात हो जाता है। हाँ, माने चिपचिपा हो जाता है। समझ आ गया ना? फूल के क्या हो जाता है? चिपचिपा। और जब सूखेगा तो पूरा दरार पड़ जाएगा। सूखेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा दरार पड़ जाएगा। इसीलिए इसको रेंगून मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगून मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेंगून मिट्टी। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाएगा? महाराष्ट्र और गुजरात में। यहाँ पे किस चीज की सबसे ज्यादा खेती होती है? कपास की। कहाँ, यहाँ पे किस चीज की सबसे ज्यादा खेती होती है? कपास की खेती होती है। किसकी होती है? कपास की खेती। और जबकि लेटेराइट मिट्टी में आप देखोगे तो गन्ना, काजू, कहवा। गन्ना, काजू, कहवा। गन्ना, काजू, कहवा। कल दिखा रहा था कोई कहवा हमको, तुम दिखा रही थी सर। गन्ना, काजू और कहवा की खेती होती है। ठीक है, शायद कॉफी को ही कहवा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब मरुस्थल में क्या होगा? सरसों होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा सरसों। तेल ओल का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है सरसों। जहाँ बालू जमीन हो ना, बालू जमीन, वहां पे आपको क्या कहते हैं? सरसों बो। देखो कितना मस्त लगेगा। ठीक है, तो जौ, जाव, देखो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, ये सब कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थल में। कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थल। एक बार हम बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना। काली मिट्टी में कौन सी खेती होगी? कपास की। किसकी होगी? कपास की। अब वहां पे जो होता है ना, खाली जो कपास की खेती की जाती है, तो कपास की खेती के लिए पानी, जैसे तुम लोग बोमा से पानी भेज देते हो, पंप सेट से पानी भेज देते हो, ऐसा सिस्टम नहीं है वहां पे। अगर वैसे भेजा जाएगा तो पूरा पेड़ और ढह जाएगा, क्योंकि वो चिपचिपा हो जाएगा, तुरंत चिपचिपा हो जाएगा, वो पूरा क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। तो उसके लिए पता क्या किया जाता है? बौछार वाला पानी दिया जाता है।
ठीक है ना, ऊपर क्या हो जाता है, बौछार वाला पूरा पानी जाता है कि धीरे धीरे उसमें क्या मिट्टी में क्या रहे, नमी रहे, पूरा चिपचिपा ना हो, पूरा खराब ना हो। समझ आ गया। तो काली मिट्टी में कौन सी खेती होगी, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में केवल गेहूं और चावल याद रखो। तो जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल और पीली मिट्टी में बाजरा और तंबाकू, बाजरा और तंबाकू, बाजरा और, बाजरा और। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लाल जो मिट्टी होती है किस वजह से होती है, तो लोह ऑक्साइड के कारण ये क्या होता है, लाल होता है। किस, लोह ऑक्साइड के कारण क्या होता है, ये लाल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाल और पीली मिट्टी किसकी वजह से लाल होता है, लाल कलर किसकी वजह से होता है, लोह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, लोह ऑक्साइड के कारण। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना। गन्ना में आपको सबसे ज्यादा मालूम है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या चाहिए, बारिश चाहिए। क्या चाहिए, बारिश। तो क्या होगा, गन्ना, काजू हो गया, कहवा हो गया, गन्ना, काजू, कहवा, गन्ना, काजू, कहवा। ठीक है। मरुस्थल में आप देखोगे तो सरसों, बाजरा, ठीक है, मोटे दाने वाले जो भी होंगे ना वही होता है इसमें। ठीक है ना। अब आगे देखो, यहाँ जो मिट्टी के प्रकार है, यहाँ पे देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी किस रंग का होता है, पीले और भूरे कलर का। देखो है कि नहीं, पीले और भूरे कलर का है कि नहीं है। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी किस कलर का होता है, पीले भूरे कलर का। काली मिट्टी किस रंग का होगा, काले रंग का। लाल और पीली मिट्टी किस रंग का होगा, लाल रंग का। किसमें, लाल रंग में। और जैसे ही तनिष्क की पानी पाएगा तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तनिष्क की पानी पाएगा तो क्या हो जाएगा, पीला, पर वैसे किसे रहेगा, लाल। ठीक है। उसके बाद देखोगे ये लेटेराइट मिट्टी गहरे पीले कलर का होता है। गहरे पीले कलर का कौन होता है, लेटेराइट मिट्टी। देखो ना, पियर की मिट्टी भरा था घरवा में, वही वाला। ठीक है। और उसके बाद देखो मरुस्थल में देखोगे तो बालू और बजरी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, बालू बजरी। पूरा बालू और बजरी किसमें होगा, रेगिस्तान में। समझ आ गया। तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो, अगर हमने कहा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पहले इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से। ठीक है। कहाँ फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें कौन कौन से फसल होते हैं, गेहूं, जौ, चना, चावल। इसमें कलर, ये किस कलर का होता है, पीले और भूरे कलर का। इसमें जो मिट्टी होता है ये सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं इसमें बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है। तो आप देख ही रहे हो, मिट्टी उठाकर देखो एकदम छोटे छोटे कण होगा। ये सब क्या है, जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ गया। वही काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा किससे बना है, तो ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा निकला है उसकी वजह से बना है। कौन सी मिट्टी, क्या कहते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, रेंगून मिट्टी। ठीक है। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कपास। सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। किस रंग का होता है, काले रंग का। वर्षा होने पर ये चिपचिपा हो जाता है और सूखने पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, दरार फट जाता है। सूखने के बाद क्या हो जाता है, दरार बिल्कुल फट जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखोगे लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठार में कम बारिश की वजह से पाया जाता है। ठीक है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठार के पास कम बारिश होने के कारण पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है, तमिलनाडु में। कि ये मिट्टी कहाँ फैला हुआ है, इसमें कौन सी खेती होती है, बाजरा और तंबाकू की। बाजरा और, ये लाल कलर किसकी वजह से है, लोह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी लाल कलर किसकी वजह से है, लोह ऑक्साइड के कारण। लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा के कारण बना है। ठीक है। कहा, किस राज्य में है, मेघालय, केरल और कर्नाटक में। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है, आपको पता ही है। केरल में भी सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद इसमें किसकी खेती होती है, गन्ना, काजू, कहवा। गन्ना, काजू, कहवा। ठीक है। किस कलर का होता है, गहरे पीले कलर का। ठीक है। इसमें जो कंकड़ और पत्थर पर जो पाए जाते हैं, मोटे कंकड़ पत्थर इसमें पाए जाते हैं। मिट्टी में क्या पाया जाता है, मोटे कंकड़ पत्थर। अब खुद सोचो, खूब तेज बारिश हो तो तुम्हारे यहाँ ही जो मिट्टी होता है कई बार कंकड़ पत्थरों में बदल जाता है। देखते हो ना, होता है कि नहीं होता है। तो जब ये यहाँ पे बारिश लगातार हो रहा है तो इसके जो कण होंगे कैसे होंगे, मोटे कंकड़ पत्थर की तरह होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है। मरुस्थली की बात करें तो पूरे कितने भारत में कुल कितने परसेंट, 4% भाग पर किस राज्य में पाया जाता है, कौन कौन सा फसल होता है, ज्वार, बाजरा, सरसों। और इसका जो देखोगे तो बालू और रेतीली दिखता है, यानी रेत की तरह, बजरी की तरह। ये सब कैसा है, मिट्टी है। ठीक है। किसी कोई दिक्कत, लिख दोगे इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, जिसको उतारना है उतार ले, आराम से इसको रिवीजन करेगा 2-3 बार, आराम से लिख दोगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझ लो, पहले ध्यान दो। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, कहेगा मृदा यानी मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी
का निबंध लिखिए। क्या करिए? निबंध उठा के पूरा लिख देना। पहले हेडिंग डाला जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में लिखना इसका निर्माण ऐसे हुआ, ये यहाँ तक फैला हुआ है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये होता है। समझ में आ गया? वैसे काली मिट्टी हेडिंग डालोगे, ये निबंध हो गया, एक क्वेश्चन हो गया है। इस तरह नहीं बना के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे जैसे लिखते हो, जैसे क्वेश्चन रहेगा, हेडिंग डाल दिए, केवल हेडिंग डाल दोगे कौन सा? जलोढ़ मिट्टी, और उसके नीचे लिखते जाओगे पूरा, ठीक है, उसमें पूरा लिख दोगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हो गया कि मृदा या मिट्टी का निबंध लिखिए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताओ। जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में बता दोगे कि नहीं? एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो पूरा, और ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखोगे, पूरा विस्तारित लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। कैसे लिखोगे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है, ठीक है। ये दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक होता है कौन सा? खादर, एक बांगर। खादर और बांगर, उसका भी अंतर बता दे रहे अभी, कोई दिक्कत? उसके बाद जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टी में अंतर, कभी कभी पूछ लेता है जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताओ, तो केवल यही लिख देना है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताओ, यही लिख देना है। कभी कभी पूछ लेता है मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताओ, यही लिख देना है। कभी कभी पूछता है काली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी में अंतर बताओ, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यहाँ से देखो तो आपके 6-7 क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आ गया? तो आराम से मिट्टी से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर दोगे? फाड़ दोगे, पढ़ना। अभी हमने देखा मिट्टी के प्रकार, यानी कि मृदा के प्रकार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे उसी में से क्वेश्चन बनने थे। अब यहाँ पे बात करेंगे हम बांगर और खादर में, और ये बांगर और खादर किस मिट्टी द्वारा बनाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी द्वारा। किस मिट्टी द्वारा? जलोढ़ मिट्टी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बांगर और खादर में अंतर बताओ, बांगर और खादर में अंतर बताओ, तो आज हम ये अंतर भी देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाई गई मिट्टी कितने प्रकार की? 2, एक बांगर और एक खादर। जहाँ पे वर्ष भर पानी रहे, यानी हर वर्ष पानी आता हो, नदी का पानी, बाढ़ का पानी हर वर्ष आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? खादर। जबकि ऐसी जगह पे जहाँ एक बार बाढ़ का पानी आया और दोबारा ना गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर, ठीक है। इन दोनों में अंतर पता करते हैं। देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को, या नई तलहटी में जो नया मिट्टी आया है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। देखो, पहली बात, हम जलोढ़ मिट्टी पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं? अब ये हम जो जलोढ़ मिट्टी पढ़े हैं, ये जलोढ़ मिट्टी जब नया रहेगा तो उसको हम किस मिट्टी के नाम से जानेंगे? खादर। और जब यही जलोढ़ मिट्टी, जब इस मिट्टी पे बाढ़ आना बंद हो जाएगा, पानी, बाढ़ का पानी नहीं आएगा, तो किस मिट्टी के रूप में ले लेगा वो? बांगर मिट्टी का। किस मिट्टी का? बांगर। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी, बानर नहीं, बांगर। तिरछा देखते हैं, देखे हो, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। खादर को फादर कह रहा है, तुम ही होगे। अब ध्यान दो, हो गया। अब देखो, मैदान की उचली बात, जहां हम बताए थे जो जलोढ़ मिट्टी होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान में फैला हुआ है, इतना बताए थे। उत्तर भारत का विशाल मैदान में कहीं ऊंचा जगह ही होगा कि नहीं? जब ऊंचा जगह होगा तो वहाँ बाढ़ का पानी जाएगा, जब बाढ़ का पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या कहेंगे? बांगर। नहीं कह लो, वो जब बियाना के लिए बड़ा बांगर एरिया है, सुने हो कभी? ओने बिया नहीं कर, पूरा बांगर एरिया, वो बढ़िया, ओने सब्जी, साग सब्जी नहीं होला, सुने हो? ना, नहीं सुने? सुने थे। चलो, यानी कि मैदान के उचली भाग को क्या कहते हैं? बांगर। अब मैदान के निचली भाग पे बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा? जब ऊंचे जगह पे बाढ़ तो जाएगा नहीं, तो उसे क्या कह देंगे? बांगर। और मैदान का निचले इसी जहाँ बाढ़ जाएगा उसे क्या कहेंगे? खादर। क्या कहेंगे? तो इसके कोई 2 अंतर बताओ, तो बता दोगे? तो पहला क्या बताओगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? और नई जलोढ़ मिट्टी को? पुरानी को, नई को, पुरानी को, पुरानी को बानर और नई को फादर। गजब गजब हाल है। ठीक है, मैदान के उचले भाग में कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? अब मैदान के निचले भाग में, मैदान के निचले भाग में क्या बाढ़ जा पाएगा? जाएगा। निचले भाग में बाढ़ जाएगा पर उचले भाग में बाढ़, तो डायरेक्ट आप इसको एक लाइन में कैसे लिखोगे? बांगर अगर आ रहा है, बांगर मिट्टी के बारे में कुछ बताए, बांगर मिट्टी के बारे में कुछ बताएं, तो आप डायरेक्ट लिखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी
मैदान के उचले हिस्से पे पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं जा पाता। समझ आ गया? फिर उसके बाद लिखोगे ये कम उपजाऊ होता है, यहाँ फसल कम उगाई जाती है क्योंकि यहाँ पे इसका मिट्टी जो होता है ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। जबकि बांगर की अपेक्षा खादर मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। बांगर की अपेक्षा खादर मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। बांगर खादर मिट्टी जो है मैदान के निचले भाग पर पाई जाती है जहां प्रति वर्ष बाढ़ आता है। कोई दिक्कत? लिख दोगे? एक बार रिवीजन कर लिया जाए। खादर और बांगर में अंतर बताओ। तो खादर और बांगर में अंतर बताना है। तो बांगर किस मिट्टी को कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, ये मैदान के ऊंचले भाग पर, ये मैदान के निचले भाग पर, यह कम उपजाऊ या ज्यादा उपजाऊ, यहाँ फसल कम यहाँ फसल ज्यादा। हो गया कि नहीं? 4 गो लिख दोगे? फरियाद दोगे? चलो आगे चलते हैं, मृदा अपरदन के बारे में पढ़ते हैं। चलो, हमने सीखा मृदा यानी मिट्टी के बारे में। सबसे पहले कौन सी मिट्टी थी? जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। बता दिया मैंने आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है। जिस तरीके से मैंने शॉर्ट में लिखवाया, आप शॉर्ट में पेपर में लिख के मत आ जाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर काट देगा। शॉर्ट में बताने का इसलिए था क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मैंने लिखवा दिया नदी द्वारा, क्या लिखा? नदी द्वारा, यानी जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। समझ में आ गया? ये शॉर्ट तरीका था एक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भूक्षरण या मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? मिट्टी का अपरदन क्या है? मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मृदा अपरदन से मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, या क्वेश्चन बन सकता है आप क्या समझते हैं, या मृदा अपरदन क्या है। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पर सबका आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा भूक्षरण को रोकने का उपाय, यानी कि मृदा अपरदन को रोकने का उपाय। भूक्षरण करे या मृदा अपरदन करे, एक ही बात ही होता है। समझ में आ गया ना? अब इसके बारे में जानते हैं। ये भूक्षरण या मृदा अपरदन होता क्या है? मृदा अपरदन मतलब उधिया जाना। उधिया जाना यानी कि 2 तरीके से हो सकता है। मृदा अपरदन कितने तरीके से? 2 तरीके से, एक जल द्वारा और एक वायु द्वारा, हवा द्वारा और एक जल द्वारा। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी, पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी है वो मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाना, मतलब कि चला जाना, उसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। समझ में आ गया? अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो देखिए, परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका, वायु और जल के प्रभाव से, वायु और जल के प्रभाव, उसी का प्रभाव पड़ रहा है ना, हवा का और पानी का, यानी कि जल का, उसी का प्रभाव पड़ रहा है ना। वायु और जल के प्रभाव से पृथ्वी की ऊपरी सतह एक जगह से दूसरी जगह उड़कर या बहकर चली जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। क्या कहेंगे? मृदा अपरदन या भूक्षरण। समझ में आया? डायरेक्ट कैसे बोलोगे? वायु या जल के प्रभाव से पृथ्वी की ऊपरी सतह, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है कि नहीं? पृथ्वी की ऊपरी सतह एक जगह से दूसरी जगह बहकर या उड़कर चली जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन या भूक्षरण। समझ में आ गया? मृदा अपरदन से आप देखोगे, मृदा जो मिट्टी है, मिट्टी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है। मनुष्य का प्राथमिक इकाई के रूप में देखा जाए, कौन है? मृदा है। मिट्टी ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समझ आ रहा है ना? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, चाहे भूक्षरण से आप क्या समझते हैं या भूक्षरण क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिखिए वायु और जल के प्रभाव से पृथ्वी की ऊपरी सतह एक स्थान से दूसरी स्थान अगर बहकर या उड़कर चली जाए, जल से क्या होगा? बहेगा, और वायु से क्या होगा? उड़ेगा। चली जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन बोलेंगे या भूक्षरण बोलेंगे। मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मृदा मनुष्य की प्रथम इकाई होता है, इसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। करते हो कि नहीं? गेहूं चावल भात बोते हो कि नहीं बोते हो? है? मान लो सपोज डेट
अब डायरेक्ट हम बोलेंगे रोटी बोते हो तो नहीं हो पाएगा, गेहूं ना बोते होंगे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब इसके रोकने के उपाय, अब भूक्षरण को या मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। आप अपने खेत में गए हो कभी, खेते में देखते हो डेनार बांधा गया है, किसके लिए बांधा जाता है, हमारे मिट्टिया उड़ के और के खेतों में मत चल जाए। अच्छा पनिया पटाए तो हमारे पानी के संगे हमारे मिट्टी और के खेते में मत चल जाए, इसीलिए ना। यानी मृदा अपरदन को किस तरह से रोक सकते हैं, मेड़ बनाकर रोक सकते हैं कि नहीं, पेड़ लगाकर रोक सकते हैं कि नहीं। अपने मेड़े पर, खेते के मेड़े पे पेड़ लगा दो। जब पेड़ लगा दोगे तो क्या तुम्हारा, जब खेते में पानी चलाओगे तो क्या पानी के साथ तुम्हारा मिट्टी और किसी खेत में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। सपोज डेट हमारा खेत है गहिरा, खूब गहिरा खेत है हमारा, हम अपने खेत के किनारों में डेनार नहीं बांधे हैं, हमारे बगल अगल वाला खेत सब ऊंचा है, हम जब डेनार नहीं बांधे, वो भी डेनार नहीं बांधे, जब फलाना ने क्या बोलना था, वो नहीं बांधे। वो लोग पानी चलाए, हमारे खेत गहिरा, उन लोगों का पानी पूरा खेते में आया हमारा, और जब खेत में पानी आएगा तो मिट्टी भी तो आएगा साथ साथ, तो उसका मृदा अपरदन होकर कहाँ चला आया, हमारे खेते में। समझाया, आया समझे, उसी को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। अब उसको रोकने का उपाय क्या है, खेत के किनारे मेड़ लगाकर, खेत के किनारे या अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, और ज्यादा करके क्या करते हैं लोग, भैंस गाय बकरी को खेते में लिया के खूब चराते हैं। अब जैसे चारवा वाला एरिया है, वो जो खूब चराते हैं, भैंस जाती है खूब खखोर के पूरा माटी उखाड़ देती है कि नहीं, माटी उखाड़ देती है। और जब हवा बहता है तो मटिया उधिया के और कहीं चला जाता है। बात सही है कि नहीं। इसीलिए इसमें देखो लिखवा रखा मैंने, पशु चारवाई पर नियंत्रण, पशु को घुमा के नहीं चराना है, नादे बन के खिलाओ, समझा रहे ना। अगर पशु को चराओगे घुमा तो जाएगी मिट्टी कोड़ेगी, और मिट्टिया जब फूलेगा पतला होगा तो किससे उधिया जाएगा, हवा से उधिया जाए तो क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन। समझ आया। उसके साथ ही साथ देखो ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करके, अब क्या होता है, जैसे ढलान खेत है, इसे ढलादार खेत है, अब तुम सीढ़ी बनाइबे ना करो, सीढ़ीदार मतलब समझ रहे हो, मेड़ लगा मेड़ बना वाला खेती करना। जैसे हमारा खेत हो गया सीढ़ीदार एकदम, ठीक है। अब ये ऐसे ढाल है, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, इसे सीढ़ी बना देंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई फसल बो रहे हैं तो ऊपर पानी चलाए तो पानी यहीं तक रुक जाए, तो ये वाला मिट्टी नीचे ना है। अगर हम सीढ़ी ना बनाते तो जब चलाते दही पूरा मटिया दही के है ना, गेहूं बोते पूरा गेहूं दही के है चलाता कि नहीं। तो यानी कि ढालनों पर सीढ़ीदार खेती करना चाहिए, ठीक है। खेतों में मेड़ का निर्माण करना चाहिए। आजकल मेड़ काटने में तो लोग आगे हो गए हैं, मेड़ कटवा हो गए हैं सब। हमारा खेत, हम बेचारा, हमारे गांव से दूसरे गांव में एगो रास्ता जाता था, पहले हम आराम से मोटरसाइकिल लेके चले जाते थे, एवरा साइकिल से डर लगता है। अब सोचो कितना पातरा हो गया है। गोड़े ऐसे रखो, ऐसे मोबाइल लेके चलाओ ना, है धड़ से पता ही नहीं चलता है। हमारी गलती नहीं है, खेते पड़ जाए, सही बात है। ओए में किनारे ऊख बो देते हैं सब, ऊखिया ढह जाते डेनारे और गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। यानी वृक्ष रोपण, यानी वृक्ष का रोपण करके, तो आप डायरेक्ट इसमें अब हेडिंग डालोगे, आप इसके उपाय, भूक्षरण के उपाय, हेडिंग डाल दिए। हेडिंग डालने के बाद पहला हेडिंग डालोगे कौन सा, वृक्ष रोपण, ठीक है। इसमें लिखो, डायरेक्ट कैसे लिखोगे, वृक्ष रोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि वृक्ष का जो तना होता है गहराई में जाकर मिट्टी को क्या कर लेता है, जकड़ लेता है। लिख सकते हो कि नहीं, लिख लिए, इतना ही लिखना है, 2 लाइन। उसके बाद खेतों में मेड़ का निर्माण करके, खेतों में मेड़ का निर्माण करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि जब खेतों के किनारे हम मेड़ बनाएंगे तो हमारे खेत की मिट्टी ना वायु से ना जल से उड़कर और किसी खेत में नहीं जाती, जिसकी वजह से मृदा अपरदन का बचाव हो सकता है, ठीक है। ढलानों पे सीढ़ीदार खेती करके, ठीक है, अगर हम ढलानों पे सीढ़ीदार खेती करते हैं तो इससे भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। उसके बाद लिख सकते हो पशु चारों पर नियंत्रण। पशु चारों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हो, कैसे लिखोगे, तो डायरेक्ट लिखोगे, पशु अगर हम किसी खेत में छोड़ते हैं, किसी चारवा वाले खेत में छोड़ते हैं, वहां पे पशुओं के पैर से वहां की मिट्टी क्या हो जाती है,
उखड़ जाती है और हवा की वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा पशु चरवाई पर नियंत्रण करेंगे अगर नादे बांध के खिलाएंगे। समझा है ना? समझ में आ गया? तो मृदा अपरदन लिख दोगे कि नहीं? भूक्षरण लिख दोगे कि नहीं? भूक्षरण से आप क्या समझते हैं लिख दोगे? भूक्षरण से क्या तात्पर्य लिख दोगे? भूक्षरण का मतलब क्या लिख दोगे? मृदा अपरदन क्या होता है लिख दोगे? ये सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे कहते हैं? एक तीर से 50 गो निशाना, एक तीर से 2 निशाना होता है ना, हम 50 गो इनमें को क्वेश्चन होगा। भू गधा कहीं का। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूक्षरण किसे कहते हैं? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन का क्या तात्पर्य है? इतना क्वेश्चन हुआ। ओके आगे बढ़ो। भूक्षरण को रोकने का उपाय, चाहे ऐसे बोल सकता है पहाड़ों पर भूक्षरण को रोकने का उपाय यही होगा। हाँ, पहाड़ों पे भी पूछेगा ना तो यही होगा। है गधा कहीं का। पहाड़ों पे जो होता है भेड़ ओढ़ जाती है, भैंसियों जाती है, सब ढलान वाला, जैसे कि पहाड़ है एकदम ऊंचे वाला, थोड़ी ना पर्वत हो जाएगा। समझ में आ गया? और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी को दिक्कत तो लिख दोगे, ठीक है? पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर पूछेगा भूक्षरण को रोकने का उपाय चाहे मृदा अपरदन को रोकने का उपाय तो यही लिखोगे, ठीक है? भूक्षरण से यानी कि मृदा अपरदन से कोई सा भी उपाय पूछेगा तो हइये को लिखोगे कि हम पेड़ लगाएंगे, मेड़ के किनारे लगाएंगे, मेड़ बनवाएंगे और साथ ही साथ क्या कहते हैं ढालों पर क्या करेंगे? सीढ़ीदार खेती करेंगे, पशु चरवाई पर नियंत्रण करेंगे। बस खत्म खत्म। इसमें 3-3 4-4 लाइन लिख सकते हो कि नहीं? बना के लिख दोगे। एग्जामिनर केवल हेडिंग चेक करता है, अंदर का लिखे इससे कोई मतलब, वो केवल जान लेगा तुम्हारे पापा का नाम बाबा का मतलब। समझा है ना? समझ रहे हो? कोई भी तुम्हारे पापा का नाम पूछेगा, बाबा से कोई मतलब, इसीलिए सब लोग पापा को लिखो, बाबा अंदर कुछ भी लिख दो कोई मतलब। बूढ़ा लोग ना पूछते हैं तो बूढ़ा लोग थोड़ी ना कॉपी चेक करते हैं।